हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। जनूबी पंजाब को सैलाब ने जकड़ लिया, मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। अवाम को निकालने के लिए कश्तियां कम पड़ गईं, रिलीफ के इदारे सिर्फ फोटो सेशन तक। इंतजामिया की फुर्तियां कागजों तक महदूद। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्तान से सीनियर सहाफ़ी जमशेद रिजवानी। इसके अलावा कतर पर इसराइल के हमले के बाद नई आलमी जंग के साए मंडलाने लगे। अमरीका का काबिल एतमाद साथी और दुनिया के जदीद अमरीकी हथियार रखने वाला कतर क्या इसराइल को जवाब देगा? दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर का कतर का हंगामी दौरा। सऊदी वली अहद की आमद भी मुतवक्को। कतर से $40 करोड़ के जहाज का तोहफा लेने वाले सदर ट्रंप किसका साथ देंगे? इस अहम बैनुल अक़वामी इशू पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा अरकान कौमी असम्बली के बाद पीटीआई सेनेटर्स ने बानी की हिदायत पर कमेटियों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। क्या पीटीआई अरकान के इस्तीफों के बाद पार्लियामेंट गैर फाल हो जाएगी? इस मामले पर भी आज बात करेंगे। और ब्यूरोक्रेसी की नालायकी खुलकर सामने आ गई। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने तिजारत के लिए अपनी तरफ का काम मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी बहाने बनाती रह गई। कमेटी की कोशिशों के बावजूद बदीनी बॉर्डर ताहाल ना खुल सका। किसी मुल्क में जाएं, पाकिस्तानी कारोबार करता नजर आएगा। पाकिस्तान में मौके क्यों नहीं देते? हमें हर बार नई कहानी सुना दी जाती है। मैं कहां जाकर अपना सर मारूं? एससीपी के आला अफसरान की जानिब से 38 करोड़ की तनख्वाहों के मामले ने इनका पीछा ना छोड़ा। स्टेट बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के बाद वजारत कॉमर्स की NICL समेत 8 SOEs के सरबराहों की तनख्वाहों में कब और कितना इजाफा हुआ? अनुशा रहमान ने 3 साल की तफसीलात तलब कर ली। चेयरपर्सन सेनेट कॉमर्स कमेटी और अरकान की ब्यूरोक्रेसी और वजारत कॉमर्स के अफसरान पर शदीद तनकीद और चढ़ाई। कमेटी इजलास का अहवाल जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले अहवाल जान लेते हैं कि इस वक्त जनूबी पंजाब में जो है वो सैलाब की क्या सूरत हाल है। तबाहकारियाँ जारी हैं। हमने देखा है कि क्या हालात चल रहे हैं। जमशेद रिजवानी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम। जमशेद साहब, क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट्स आप हमें दे सकते हैं? हम तो देख रहे हैं कि रोज जो है वहां पे किस तरह से लोगों का इनखला हो रहा है, फिर उसके बाद जो है उनका कोई परसाने हाल नहीं है, कोई उनके पास जगह नहीं है जाने के लिए। इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखें, आप जिस अंदाज में आप और रऊफ प्रोग्राम कर रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से आप मुसलसल कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियां क्या हैं, और जो अंदाजा था, जो अंदेशा था कि हेड पाइनत पर जाकर जब पानी पहुंचेगा, रेले पहुंचेंगे, तो वहां मुमकिन तौर पे क्या तबाही हो सकती है, और वो आप देख ही रहे हैं। जानी नुकसान भी हो रहा है, और आप जो रकबा है, ज़ेर काश रकबा है, वो भी डूब रहा है, और खतरे हिफाजती बंदों पर और बढ़ गए हैं। जैसे आपको पता है कि जलालपुर पीरवाला में वो शगाफ डालना पड़ गया, जिस पर 2-3 दिनों से बात चल रही थी, और आपको शहर को बचाने के लिए आखिरकार वज़ीर आला पहुंची जब जलालपुर पीरवाला, तो उसके बाद कल रात को वहां एक शगाफ डालना पड़ा। इसी अंदाज में अभी थोड़ी देर पहले शुजाबाद तहसील में जो ढोंदू बंद है, वहां पे शगाफ पड़ा, जिसको पूरा कर लिया गया है। तो ये इस तरह के वाकयात अब हो रहे हैं। लेकिन असल मसला आप देखें कि पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में जो इस इलाके में रेस्क्यू के दौरान, जो ऑपरेशन के दौरान जो कुछ हुआ है, और खास तौर पे कश्ती उलटने के कई वाकयात हुए हैं, चाहे वो लियाकतपुर हो, वो अलीपुर हो, जलालपुर पीरवाला हो, बहावल नगर हो, उनमें लोगों की जानें गई हैं। और ये जो रेस्क्यू के ऑपरेशन के दौरान जो कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, वो उस इलाके में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो एफर्ट्स बहुत पहले भी होनी चाहिए थी, एफर्ट अब हो भी रही हैं। लेकिन जो अंदेशा था कि यहाँ इस इलाके में नुकसान हो सकता है, अब मुल्तान का इलाका, जलालपुर पीरवाला हो, ये मुजफ्फर का इलाका, अलीपुर हो, सीतपुर हो, खैरपुर सादात हो, या रहीमिया खान की तहसील लियाकतपुर हो, और बहावलपुर की तहसील उस शरीफ हो, तो ये इलाका जंक्शन बना हुआ है इस वक्त। अप स्ट्रीम पर भी पाइनत हेडवर्क्स के, और डाउन स्ट्रीम पर भी। तो जो इस वक्त सबसे ज्यादा हसास हो गया है, और जो सबसे ज्यादा नुकसानात हैं, वो जलालपुर पीरवाला और उस शरीफ के साथ साथ डाउन स्ट्रीम पर तहसील में खास तौर पर उसकी जो तारीखी कस्बे हैं, सीतपुर है और खैरपुर सादात है, वहां पर भी काफी लोग फंसे हुए हैं, और अलीपुर सादात को काफी खतरा है, वो 3 तरफ से पानी में घिर गया है। तो ये सूरत हाल अभी भी पानी की जो मिकदार है, वो इस वक्त भी अगर पानी पे देखें तो
6.5 लाख क्यूसेक पानी तकरीबन वहां से गुजर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये प्रेशर पीछे भी है जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद और शरीफ में, और यही प्रेशर आगे भी है, वो लियाकतपुर हो, अलीपुर हो या सीतपुर हो या खैरपुर सादात हो। तो ये अभी इसलिए आप देखें कि वज़ीर आला कल खुद आई और आज उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भेजा जो इस वक्त अलीपुर में मौजूद हैं, और इसी अंदाज में कम से कम 4 सूबाई वज़रा और एक वफाकी वज़ीर जलालपुर पीरवाला में हैं जो यहाँ के रेस्क्यू और रिलीफ के कामों को देख रहे हैं। तो अभी भी जो इन इलाकों में जो जिंदगी को खतरे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, और इसके अलावा अभी कई इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं जहां बंद होने का अंदेशा है। जो शगाफ डाला गया उसकी वजह से कई और इलाके ज़ेरे आप आएंगे जो शरीफ की तरफ किया गया है। जी ये बताइएगा जमशेद साहब, आपने कहा कि वज़ीर आला जो हैं वो वहां पे थी जलालपुर पीरवाला में, उसके बाद क्या जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उसमें आपने कोई इंप्रूवमेंट देखी, कोई तेजी देखी, या फिर इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है और अब हाथ उठा लिए हैं उन्होंने भी कह दिया है इंतजामिया ने भी कि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज ही जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि सिर्फ इनखला तो नहीं कराना है ना, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, किधर जाएंगे, वो सब चीजें भी जो है वो इंतजामिया ने देखनी है। तो इंप्रूवमेंट नजर आई है, एक सपोर्ट नजर आई, एक सहारा नजर आया जब वजीर आला वहां पे पहुंची? तो देखिए, एक मसला होता है कि जब आप अभी मैंने आपसे बात की कि कल वज़ीर आई और आज अभी भी 4 जो वज़रा हैं वो जलालपुर में हैं और पूरी ब्यूरोक्रेसी के जो हेड हैं ज़ाहिद अख्तर ज़मान चीफ सेक्रेटरी पंजाब वो इस वक्त मुजफ्फरगढ़ में है और भी लोग वहाँ मौजूद हैं। तो उन बड़े अफसरों के वहाँ होने से भी आपको पता है कि जहाँ प्रोटोकॉल का इशू हो, जहाँ प्लानिंग का इशू हो, जहाँ एग्जीक्यूशन हो, उनके विजिट्स हो, तो थोड़ा सा काम मुतासिर होता है। ये जरूर हुआ, लेकिन साथ तवज्जो भी मिलती है। अगर हम देखें तो वज़ीर आला ने जो किया कि वो ये कि वज़रा की भी ड्यूटी लगा दी और खुद जितने भी रेस्क्यू के हवाले से डॉक्टर रिजवान नसीर जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे कश्तियाँ बढ़ा दी, इसी तरीके से तमाम तर रिसोर्सेज का रुख कर दिया गया। अलीपुर में भी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो एफर्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं उन जगह पर जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, उनके जरिए खुराक पहुंचाई जा रही है, ड्रोन भी यूज हो रहे हैं खुराक पहुंचाने के लिए, और थर्मल टेक्नोलॉजी के जरिए रात को जो लोग फंसे हुए हैं उनको तलाश करके उनको रात के वक्त भी ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ ताखीर हो गई है। मेरा ख्याल है कि जितना देखा समझा पता था कि यहाँ ये होगा, उतनी बड़े अंदाज में पंजाब हुकूमत का फोकस उन तमाम अजला जो इस कैचमेंट एरिया का था पे, उतना लोगों ने भी उसको सीरियस नहीं लिया, और शायद हुकूमत भी, इंतजामिया भी ये रियलाइज करने में वो दूर रही और उन्हें देर हो गई, और वो इंतजामात जो हंगामी बुनियादों पर और बहुत होने चाहिए थे वो बहरहाल कहीं ना कहीं कमी रह गई, जो अब पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ देर भी हो गई है, लेकिन अब भी कुछ चीजें हैं, कुछ जानें हैं जो बच सकती हैं, जिन्हें बचाया जा सकता है, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। वो एफर्ट मुकम्मल अब नजर आ रही है। लेकिन जो पिछले 3-4 दिनों में हुआ है, ये पिछले आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू के हवाले से हम जो हादसात हो रहे हैं उनको भी मद्देनजर रखें, तो ये जो अभी भी ये इलाके खतरे से बाहर नहीं हैं। अहमियत ये इस बात की है कि जो प्लानिंग है, वो इंतजामिया है, वो सही मानों में अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी करे, और इस बड़े पैमाने पे जहाँ लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ की जरूरत है वो उन्हें प्रोवाइड भी करे। आपने रिलीफ की बात की, तो यस रिलीफ कैंप्स हैं, लेकिन फिर वही बात कि इस वक्त लोगों का सबसे बड़ा मसला रेस्क्यू है, रिलीफ अगला मरला है। तो रिलीफ उन इलाकों में है, जैसे मुल्तान से आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होना शुरू हुआ है, तो यस यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वहां अभी भी इन इलाकों में जिनकी हम बात कर रहे हैं वहां सबसे अहम मरला फंसे हुए लोगों को निकालने का है। जी ये जमशेद, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा कम्प्रिहेंसिव आपने वहाँ की रिपोर्टिंग की और चीज़ें बताई हैं। अभी आप जो बात कह रहे थे, बड़ी अहम बात की कि इसका शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था, लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े इस लेवल पे फ्लड आ रहा है, शायद हुकूमत को भी या एडमिनिस्ट्रेशन को भी अंदाज़ा नहीं था। मतलब इस वक्त हम ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो रेज होंगे यकीनी तौर पर कि आजकल टिकटॉक का दौर है, आज अब हर बंदा फेसबुक यूज़ करते, देहातों में भी। अब अगेन ये एक्सक्यूज़ तो नहीं रहा कि हमें पता नहीं चलता, हर जगह पे अब चले गए हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सब शे हम देखते रहते हैं। और अगेन सबसे ज़्यादा तो उस पर टिकटॉक और फेसबुक पे सबसे ज़्यादा हमारे देहात के लोग हैं, उन्हें भी तो ये चीज़ें आ रही थी कि फ्लड्स आ रहे हैं। वो आखिरी लम्हे तक उनका ख्याल था कि नहीं शायद इतना बड़ा फ्लड नहीं आएगा। चलें, वो तो एक आवाम थे, उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए कि आप अपने घर का कंफर्ट छोड़ के नहीं जाना चाहते कि बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, जवान बच्चे हैं, जवान बच्चियाँ वगैरह।
व्हाट अबाउट द हुकूमत के पास वो डाटा होता है, वो पंजाब हुकूमत के पास हो, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो, इनके पास एनडीएम की इनके पास रिपोर्ट्स होती हैं, महकमा मौसमियात की होती हैं, इंडिया इनको बता रहा है, सो दे कांट हैव एनी एक्सक्यूजेस कि जी हमें नहीं पता चला, अचानक इतना पानी, अचानक तो नहीं हो, लाहौर से जाते जाते मुल्तान तक 4-5 दिन तो लग गए उसको। सो अल्टीमेटली अवाम अगर इस बेचारे वो नहीं कर सके, वो भी फोर्स नहीं कर सके, चले हमारे सराइकी में कहते हैं ना, उसमें आके उस अल्लाह तवक्कल डिठी वैसी, ठीक है डिठी वैसी, वो डिठी वैसी तो एक साइड पे, बट व्हाट अबाउट ऑफिशियल इग्नोरेंस जो आप बता रहे हैं कि अगर जिला इंतजामिया हुकूमत पंजाब वो भी उसी तरह लाइट ले रहे थे जैसे कि अवाम ले रही थी, तो फिर हुकूमत और अवाम में कोई फर्क तो होना चाहिए था। जिनके पास डाटा है, जिनके पास डिपार्टमेंट्स हैं इतने सारे, उनमें पैसा लगता है, बजट है, तनख्वाहें हैं, अच्छा खासा उन्हीं ही अवाम का पैसा लगता है, वो भी नाकाम हुआ और उन्होंने भी कहा कि जनाब जाने दें, बाद में देख लेंगे कैसे करना है। जी ऐसे ही है रोफ साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि पैनिक हुकूमत हुई है। अगर आप ये देखें, जैसे अभी रेला गुजर रहा था तो सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग हो गई, तो अपर पंजाब में जो कुछ हुआ, जैसे लाहौर में जो कुछ हुआ, तो उसके बाद सारा फोकस वहां नजर आया। उन्होंने आगे देखा ही नहीं, आगे सोचा ही नहीं कि जिस बड़े पैमाने पे यहाँ मकामी इंतजामिया, अगर हम मुल्तान की बात करें और तो खास तौर पे, और बहावलपुर में यहाँ की इंतजामिया ने अपने तौर पे बहुत पहले से ये काम शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे आपने बात की कि जो लोग थे ना, वो ये कहते रहे कि जी हमने बहुत से सैलाब देखे हैं, असम डिठी बैठे से कोई पहली दफा सैलाब नहीं आता पाया, सबको पता कितना पानी आमने थे कितना नहीं आमना। इस पहलू ने भी इन लोगों को रिस्क में डाला, और जब पानी इतना ज्यादा आया और लोगों की छतों के ऊपर से गुजर गया, तब लोगों को एहसास हुआ कि हुआ क्या है। और अब जब वो हुकूमत को पुकार रहे हैं, तो बहरहाल हुकूमत के पास जितने वसाइल भी हों, हजारों लाखों लोगों को आप एक दिन में 24-48 घंटे में निकालना बहरहाल किसी भी हुकूमत के लिए चैलेंज होता है, और वो चैलेंज फेस करना पड़ा है हुकूमत को। यहाँ सिर्फ ये जरूर हुआ है कि उस तरह का फोकस सूबाई हुकूमत की सतह पर जितना पंजाब हेडवर्क्स पे खास तौर पे अंदाजा था कि सतलुज, रावी और चिनाब के रेले अगर इकट्ठे हो सकते हैं और होंगे तो वो यहाँ पाइनत पे होंगे, तो वहां ये सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। लेकिन हुकूमत उतनी फोकस नहीं नजर आई कि यहाँ पर पहले से लोगों को हर हाल में इस कैचमेंट एरिया के जो पाइनत हेडवर्क्स के हैं, वहां लोगों को हर हाल में निकालना चाहिए था। वो बहरहाल चाहे वो लोधना था, जलालपुर पीरवाला था, या आप कहें कि रूज शरीफ है, और अलीपुर, और खासतौर पे खैरपुर सादात और खैरपुर और अलीपुर असीदपुर, तो ये सब इलाके ऐसे थे जहां बहुत पहले से पता था कि अब रेल इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ उस लेट हुकूमत, मैंने जैसे पहले बात की कि हुकूमत को ख्याल आया लेकिन थोड़ा लेट हुआ, और उसकी वजह से लोगों को जितनी इमरजेंसी में निकलना था वहां से, मतलब आप ये कह रहे हैं जमशेद के क्योंकि ये हुकूमत ने सीरियस नहीं लिया तो लिहाजा लोगों ने भी नहीं लिया, क्योंकि हुकूमत होती है ना जो पहले सीरियस तो हुकूमत लेती है, इदारे लेते होते हैं, वो पैनिक में आते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार हुकूमत के हाथ पांव फैल रहे हैं तो हमने भी बचना है, बचाना है अपने आप को। जब हुकूमत रिलैक्स हुई है कि खैर है देख लेंगे, तो लोग पहले से जैसे आपने कहा वो कहते पहली दफा थोड़ा आ रहा है, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लाइज एट द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट के। इन्होंने इनके इदारों ने कोई वो एक्टिविटी नहीं दिखाई, और जो साउथ जो है मेरा ख्याल है फेयरली इस बात पे वो ये कंप्लेंट कि हमारे इश्यूज को अगेन उस तरह सीरियस नहीं लिया गया। आप बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहब भी गई हैं वहाँ पे, उसके बाद कोई अगेन जो फ़र्क पड़ा है उन्होंने रबिया ने आपसे पूछा, चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ पे मौजूद हैं, इन चीज़ों से मैक्सिमम मतलब रेस्क्यू एफर्ट्स में फ़र्क पड़ा है या कोई मतलब रिलीफ में फ़र्क पड़ा है, या आपको क्या लगता है कि अभी भी चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ पे हैं तो वो क्या फैसले करेंगे, वहाँ पे रेस्क्यू के लिए एफर्ट्स हो रही हैं या रिलीफ के लिए हो रही हैं, या कहाँ ब्रीच करनी है? लोग भी इस पे शिकायत कर रहे हैं कि बाज़ ऐसी ब्रीचेस की गई हैं विच आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कि कुछ लोगों को बचाने के लिए उनके बाग वगैरह या बस्तियां तो उनके रुख भी गलत साइड पे दिए गए। इज इट ट्रू एज वेल सर? देखिए हम ये देख रहे हैं रूफ साहब, जो आप बात कर रहे हैं, आपने बात की कि जो ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर्स के होने का फायदा यहाँ है या नहीं है। बहरहाल डिसीजन मेकिंग का फायदा है कि जो कुछ भी होना है वो यहाँ सब लोग मौजूद हैं कि क्या करना है। जैसे जलालपुर पीरवाला में कल जो बंद में शगाफ डाला गया, तो वो वज़ीर आला के जाने के बाद और उनको जो ब्रीफ किया गया था उसके बाद आखिर फैसला हुआ, जो एक पेंडिंग था। और काफी अगर आप देखें तो खबरें आ रही हैं, आपने भी देखी होंगी कि जी उस जलालपुर के AC और DSP को तब्दील किया गया कि जी उन्होंने काम नहीं सही किया। शुक्र किया होगा वैसे जमशेद, इस वक्त इन द मिडल ऑफ फ्लड के जो कुछ हो रहा है वहां पे, इस वक्त कोई भी डिप्टी कमिश्नर
कोई आरपीओ, डीपीओ, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, पटवारी, सिपाही सारे खुश होंगे कि हमें सस्पेंड कर दें। ये तो कोई सजा तो ना हुई, तो उन्हीं को खड़ा करके उन्हीं से काम लेना चाहिए। तो मैं तो इसको सजा नहीं समझता अगर उनको सस्पेंड करके घर भेज दिया है कि आप घर जाओ। बहरहाल अभी तो यही समझा जाएगा ना कि शायद उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से ही, और ये जिम्मेदार है, इसी वजह से किसी एमएलए एमपी से हटाया गया है, या 1-2 महीने बाद फ्लड उतर जाएगा तो वो एमपी एमएलए से सिफारिश करवा लेंगे, या कोई सहाफी तो हमारा यार दोस्त किसी को कह देगा, वो बहाल हो जाएंगे। दे नो दैट। आपको भी इस कल्चर का पता है, हमें भी पता है, इतना बड़ा मसला नहीं है मेरा ख्याल। दे माइट बी हैप्पी एंड रिलीव्ड, मुझे तो ये लगता है सर। एनीवे सर, आप कुछ कह रहे थे। मे बी जी। अच्छा बहरहाल जो हम ये बात कर रहे हैं कि इस सारे उसको जो हमने बात की कि जो फायदा ये है कि डिसीजन मेकिंग का है, बहुत से बंद नहीं टूटे, बहुत से बंद नहीं तोड़े गए। अभी हम जनूबी पंजाब में देखें तो एक ही बंद में शगाफ डाला गया है इस सारे हेड पाइनल के अभी तक, वो भी जलालपुर शहर को बचाने के लिए। लेकिन फ्रैंकली इसमें भी ताखीर हुई है, जितना काफी नुकसान हो चुका, जो और कई इलाके अब और भी ज़हरे आप आएंगे, लेकिन उसमें भी कुछ ताखीर जरूर हुई है। लेकिन इस दफा ये देखने में आ रहा है कि इसमें पॉलिटिकल लोगों से ज्यादा जो टेक्निकल टीम है, इरिगेशन की है, चाहे वो इंतजामिया की है, तो उनके ऊपर उस हर जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट में टेक्निकल कमेटी बनाई गई है। ये इख्तियार उसको दिया गया है कि वो कब क्या समझे। जैसे मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह ब्रिज के बारे में वहां पे कहा जा रहा था कि वहां शगाफ होने हैं, पढ़ने चाहिए। सियासी लोगों ने कहा कि जी शगाफ क्यों नहीं डाला गया, लेकिन टाइम लिया गया। तो अब साबित होता है वक्त कि जी शगाफ ना डालने का फैसला बहरहाल ठीक था, क्योंकि तमाम बंद भी अल्लाह का शुक्र है कि महफूज हैं, और कोई मुल्तान में अभी तक कोई बड़ा नुकसान हिफाजती बंदों के बाहर नहीं हुआ, तो इसलिए उसको डिफेंड कर सकते हैं कि जो फैसले किए गए। तो यहाँ भी एक अभी तक शगाफ डाला गया है पानी हेलवर्स के, लेकिन जो जिम्मेदारा बंद हैं वो कई टूटे हैं। रऊफ साहब वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन और अलीपुर में और खासतौर पर सीतपुर में और खैरपुर सदात में मकामी तौर पर लोग एक दूसरे की जमीनों या अपने आप को बचाने के लिए जो बंद खुद भी तोड़े, वहां आज भी झगड़ा हुआ है। तो ये वहां पे इंतजामिया का, चीफ सेक्रेटरी का या डीसी का, कमिश्नर का वहां बैठने से कम ये हो रहा है कि लोग खुद जो फैसला कर रहे थे बंद को, हिफाजती बंदों को, जिम्मेदार बंदों को तोड़ने या उसको बरकरार रखने का, वो अब हुकूमत और इंतजामिया कर रही है। अच्छा जमशेद ये बताइएगा, जमशेद ये बताइएगा, ये कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी, मैं फॉलो कर रहा था आप लोगों की सारी रिपोर्टिंग पोस्ट, आप शकील हो गए, बाकी यार दोस्त जो वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यू गाइस आर डूइंग वेरी अगेन उस टेरिफिक जॉब। भाई मत से बड़ा मुश्किल है वहाँ से रिपोर्ट करना, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। कुछ ये भी है कि ये पानी यहाँ जहाँ पे गया है, ये पहली दफ़ा किया है या पहले भी जब फ्लड्स आते थे इन एरियाज में जाते थे? ये भी कंप्लेंट्स हैं कि उन इलाकों में भी फ्लड किया जो रिवायती तौर पर फ्लड के एरिया नहीं थे, पानी नहीं जाता था, दरिया का रुख नहीं था। वो समझते हैं कि ऐसे इनको मतलब ट्विस्टर टर्न किया गया है पानी को, इस तरह का रास्ता जैसे आप कह रहे हैं कि ब्रीचेज नहीं की गई, तो जानबूझ के उन एरियाज की तरफ लेकर गए हैं। खुले एरियाज हैं, अगरचे पॉपुलेशन आबादी है, तो उनकी तरफ ये रुख मोड़ा गया। लिहाजा उन लोगों ने फ्लड नहीं देखे थे पहले, ना कभी माजी में आते। इज इट ट्रू एज वेल, या वाकई वो फ्लड के रास्ते थे, पहले भी आता था, तो उन्हीं इलाकों में जहां से हम सुन रहे हैं और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, पानी पहले भी जाता था? नहीं रऊफ साहब, इसमें हमें शायद प्रैग्मेटिकली देखना पड़ेगा। कोई भी एक प्रोजेक्ट है, हेड मोहम्मद वाला ब्रिज, उसकी वजह से मुल्तान का जो बंद बोसन है या नवाबपुर है या हेड मोहम्मद वाला, यहाँ उस ब्रिज की वजह से पानी के जो अखराज है उसे अब 1 किलोमीटर के अंदर से गुजरना पड़ता है, जो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर में गुजरता था। तो उसकी वजह से पीछे पानी जमा होता है और वो थोड़ा स्लो निकलता है, तो उस वजह से कुछ इलाके यहाँ ज्यादा देर पानी ठहरता है और ठहरा हुआ है, तो ये इलाका एक लिहाज से थोड़ी सी झील बन जाता है एक लिहाज से। अच्छा, इसके अलावा तो बाकी वही पुराने रास्ते हैं, कहीं पानी, अलबत्ता अगर आप ये देखें कि ये दरियाई इलाके हैं, उनमें आमों के बागात में इजाफा हुआ, वहां पे गन्ने की फसल की काश्त में इजाफा हुआ, वहां आबादी बढ़ी, इमारतें बनी, सड़कें बनाई गई, घर बनाए गए, वो इन दरियाई रास्तों के अंदर बनाए गए। जब उस पानी को रुकावट मिलेगी और उसे और फिर उसके बाद पानी नए रास्ते बनाएगा, उन इलाकों में भी जाएगा जहां पानी है किनारों के अंदर ही, लेकिन उन किनारों के उन हिस्सों में भी चला गया है जहां पानी आमतौर पे नहीं जाता था। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो पिछले 20-25 साल में हमने इस इलाके में दरिया में इंक्रोचमेंट हुई है, वो चाहे फसलों की काश्त के सिलसिले में हुई है, वहाँ जो आबादकार हैं उनके घरों के लिए हुई है, ये कुछ भी हुआ, सड़कें बनी हैं, वसाइल दिए गए, तो रुकावट तो दरिया के रास्ते में आई है ना, यहाँ भी आई है। जमशेद लास्ट क्वेश्चन,
यकदम बहावलपुर सुतलेज खबरों से गायब हो गया, क्या हुआ है? क्या वहाँ पे मतलब पानी का भाव कम हुआ है, वहाँ नुकसान नहीं हुआ? मैं कहीं पे कोई सारा फोकस जो है, जो कि ठीक है, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जलालपुर, पीर वाला इसी पे है, बल्कि जलालपुर पर ज़्यादा है, खतरे में है। अगेन अल्लाह उनको महफूज रखे सबको। व्हाट अबाउट सुतलेज एंड बहावलपुर, उनकी क्या खबरें हैं सर? देखिए, वहाँ सबसे ज्यादा जो मुश्किल वक्त फेस किया है वो भावलनगर डिस्ट्रिक्ट ने किया है। वहाँ सबसे ज्यादा जानी नुकसान भी हुआ है। अच्छा। वहाँ सबसे ज्यादा रकबे भी ज़ेर आब आए हैं। तो वो लेकिन लाइमलाइट सिटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो शायद हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी वहाँ पे उस तरीके से उसको कवर नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि बहावलपुर की आमतौर पर आपको पता है 88 में ब्रीच हो गया था, 92 में अगर हम देखते हैं तो वहाँ इस दफा बहावलपुर शहर के बजाय इस दफा जो पानी है वो इस वक्त लोधरा की तरफ बढ़ गया आगे, और जलालपुर पर प्रेशर बना और जाकर लोधरा के बाद तो ये सतलुज का पानी ही जलालपुर और लोधरा के कुछ इलाकों को परेशान कर रहा है। और पानीनद हेडवर्स के इर्द की जो उसका जो कैचमेंट एरिया, उस शरीफ बहावलपुर का ही इलाका है, उस शरीफ में भी बड़े पैमाने पे जो है वो पानी है वो फैला है, हिफाजती बंदों के अंदर है, लेकिन वहाँ उस शरीफ में और उससे आगे जब लियाकतपुर जाते हैं तो वहाँ भी उसी तरह सूरत हाल है जैसे हमारे यहाँ अलीपुर या जलालपुर संजीदा सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो वहां भी कम अज कम हुआ है, लेकिन अभी लियाकतपुर में हम बात कर रहे हैं कि वहाँ रात कश्ती का हादसा हुआ और उसमें 20 अफराद थे और उनमें से 9 अफराद की जान चली गई। तो यहाँ भी आपको देखें कि वहां भी सूरत हाल यही है। तो बस वो हमारी नजर में नहीं आते, लेकिन बहावलनगर ने बहुत तबाही फेस की है इसमें। सही, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें बता रहे थे कि सैलाब की क्या तबाहकारियां जो हैं वो इस वक्त देखी जा सकती हैं, और शायद हुकूमत जो है उनको ख्याल ज़रूर आया, लेकिन शायद जो है वो थोड़ी देर हो गई। आई होप के जो रीहैब प्रोसेस है उसमें जो है वो ताख़ीर ना की जाए, अगले मानसून से पहले इनका रीहैब भी पूरा हो जाए और इनको फ्लड रेजिलिएंट भी इन इलाकों को जो है वो बना दिया जाए। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम इशूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक अहम बैन अल-अक़वामी इशू पर जो है वो बात कर लेते हैं। हमने देखा कि रिसेंटली इजराइल ने जो है वो अटैक किया कतर पर अगेंस्ट हमास लीडर्स, और इस पर जो है वो अब जो बहस छिड़ गई है वो ये कि सुपर पावर अमेरिका जो है वो क्या पोजीशन लेगा। ट्रंप का रिस्पांस जो है क्लासर साहब वो अनहैप्पी नजर आए हैं। ही सेड आई फेल्ट वेरी बैडली, नॉट थ्रिल्ड, लेकिन लोग इसको ऐसे ही असेस कर रहे हैं कि उनका रिस्पांस थोड़ा म्यूटेड ही है। तो ही इज इन दैट ट्रिकी पोजीशन कि वो इजराइल अपना एलाई जो है वो उसका साथ दे या कतर उसका साथ दे। वैसे एक चीज तो है, जब से ट्रंप साहब आए हैं ना, आप नोट करें पिछले 8-9 महीने से ऑल ऑफ सडन दुनिया बड़ी तेज हो गई है। पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे हो रहा है। मतलब देयर इज नो डल मोमेंट। कोई एक दिन होता है ना जिस दिन बंदा कहे कि आज के दिन कोई थोड़ा सुकून रहा है दुनिया में। खैर उन्हें बहुत सारी चीजें उन्होंने इनहेरिट भी की, उनका कसूर नहीं था। वो गजा की वार हो, बम्बार्डमेंट हो इसराइल और उनकी चल रही थी पहले, वो 2023 से चल रही थी। उसके बाद फिर यूक्रेन वार उनके आने से पहले चल रही थी। अब वो 2 बहुत बड़े इश्यूज थे वहाँ पे, हॉस्टेजेस का मसला था, क्राइसिस था, मिडल ईस्ट था, पूरी प्रॉब्लम। अच्छा, वो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी कुछ वादे किए हुए थे कि मैं आपको अगर फिक्स करके दूंगा। कुछ थोड़े से हुए भी सी गजा में, कुछ उनके आपको याद हो सीज फायर हुई थी और हॉस्टेजेस वगैरह रिलीज हुए थे। सो उनको इनिशियली बड़ी सक्सेस मिली। उनको कहे ट्रंप साहब का ख्याल था फोन उठाऊंगा और मेरा दोस्त प्यूटन जो है उसको फोन करूंगा, मसला हल हो जाएगा। तो वो मसला नहीं हल हो, मजीद कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर पूरे यूरोप के साथ लड़ाई होगी। मतलब इस वक्त वो कहता है ट्रंप वर्सेस द रेस्ट, वो तो पूरी दुनिया के साथ। फिर रही सही कसर हमने पूरी कर दी यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का जो मसला हो, अगर कोई कसर बच गई थी उधर से उन्हें आते ही उन्हें टैरिफ वार शुरू कर दी। फिर इंडिया के साथ मोदी साहब के साथ वो सींग अड़ गए। तो अब ये इतने इश्यूज रहे, और उसके बाद ईरान पे अटैक हो गया। अच्छा साहब जरा, ईरान पे अटैक अमेरिकन की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था। अब उन्होंने कतर पे अटैक कर दिया। मैं आपको अभी 8 महीने गुजरे हैं ट्रंप साहब को, ये जहन में रखिएगा। 8 महीनों में मैंने आपको 18 चीजें गिनवा दी हैं जो ट्रंप साहब के 18 से मुराद है, और मैं बहुत सारी चीजें मैं इंटरनली तौर पर बता सकता हूँ कि अमेरिका के अंदर कौन सी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। मतलब वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ शुरू हो गया, शिकागो में पुलिस भेजो, फेडरल भेजो, वाशिंगटन में भेजो, फिर अखबारात के साथ लड़ाई, फिर वहाँ पे अपने मुखालफिन के साथ लड़ाई। आप उनके बेचारे बड़े करीबी उनके वो थे यंग मैन जिसको अभी कल उन्होंने गोली मार के असैसिनेट किया, वो बड़े उनके करीबी समझे जाते थे, जो कर्क साहब जी थे। तो ये तमाम चीजें जो है बंदा मतलब सम टाइम वंडर के एक बंदा स्टील का बना किस चीज का बना हुआ है कि आप इतने सारे मसले हैं। फिर एज ए प्रेसिडेंट पूरी दुनिया की ब्रीफिंग आपको सुबह ब्रेकफास्ट पे आपको एजेंसीज की वो रिपोर्ट भी पढ़नी है, दुनिया के हर मुल्क को अपडेट भी रखना है, लड़ाई झगड़े फटे भी करने हैं। अब ऑल ऑफ सडन आपको कॉल आ जाती है, जनाब इसराइल कहते हैं जी हम तो जा रहे हैं कतर पे अटैक करने और हमास पे करने जा रहे हैं सपोजली।
वहां पे मैं समझता हूँ आपने बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया कि ये म्यूटेड उनका रिस्पांस था। उस रिस्पांस क्या होना चाहिए था? इफ ही मेंट बिजनेस, उनको कहता अबॉर्ट योर मिशन। जैसे इन्होंने वो जा रहे थे ना ईरान पे हमला करने के लिए, जो उन्होंने अबॉर्ट करवाए थे कि मजीद नहीं करने। इस वक्त कहने पे तालिबान के दफ्तर खोले थे उन्होंने। अब उसको कतर को भी समझ आ गई होगी कि भाई साहब हर चीज में वो कहते हैं ना, जाके वो तीर को नहीं पकड़ लेते कि भाई साहब आप इधर हैं। भाई ओमान भी तो है वहां पे, और भी खित्ते में ममालिक है, दुबई भी है, वो नहीं बनने देते कि आप हैं और यहाँ पे अड्डे वो बने, अपने हमास का दफ्तर भी खोलें, तालिबान का दफ्तर भी खोलें। अमेरिकन कह रहे हैं हम आपको मुज़ाकरात करवाएंगे। आपको भी तो बड़ा बनने का शौक है ना, दादा बनने का। नहीं, हम भी बन जाते हैं जनाब, जिरका बना, मतलब जिरका हम बिठाएंगे। भाई ओमान एक खूबसूरत कंट्री, ओमान ने नहीं बनाया, उन्होंने कहा नहीं जी हम इन चक्करों में नहीं पड़ते। सो वो चीजें जो हिट किया है, मेरा ख्याल है इट्स ए मैसिव ब्लो, ना सिर्फ उनके लिए। लिहाजा आप रिस्पांस देखें कि मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक गए हैं, उनके पास जा रहे हैं अपनी उसके लिए, अपनी सॉलिडेरिटी शो करने के लिए। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, ये यहाँ पे करेंगे। अब सवाल है व्हाट नेक्स्ट, ये क्या करेंगे? ये जो सारे इतने सारे लोग गए हैं, ये क्या करेंगे? ये सिर्फ हमदर्दी का इजहार करेंगे, अफसोस का इजहार करेंगे, जो भी करना है। नहीं, ये इस पोजीशन में है कि मतलब रिटेलिएट कर सकते हैं। हालांकि इनके पास तो बहुत सारी फोर्स है। एक कतर के पास तो है, कतर ने कहा भी है कि हम इस पे अगेन एक्शन लेंगे। अब मुझे नहीं पता, कतर वगैरह बाद में खबरें पता चलेंगी। वो इन ममालिक के साथ बैठ के सारे एक तरह की इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस होगी ना तकरीबन मिलनी सी, तो क्या डिस्कशन हो रही होंगी कि भाई साहब हमने रिस्पांस इसराइल को कैसे करना है, क्या करना है, दोबारा के उन पे हमने जहाज भेजने हैं, हमने उन पे मिसाइल हिट करना है, ईरान और इसराइल वाली जंग शुरू करनी है, या हमने अमेरिका के जरिए बस जो उन्होंने कंडमनेशन कर दी उसी पे मुतमिन रहना है कि हमास के लोग थे। सो ये बहुत बड़ा एक ब्लो है मेरा ख्याल कतर के लिए और सारे मुसलमान मुल्कों के लिए। इनको कहीं ना कहीं यूनिटी करनी पड़ेगी। अमेरिका ने बहरहाल इस मामले में मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ माहिर रहे कि अच्छा नहीं हुआ। उनके फ्रेंड कतर हैज बीन योर पार्टनर, और अब ट्रस्ट इश्यूज जो है वो देखे जाएंगे ना यूएस और गल्फ के दरमियान। ये तो अब यूज करके वही वाली बात है कि आपने जहाज भी ले लिया, आपने उनसे इतनी इन्वेस्टमेंट भी ले ली, पैसे भी ले लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर के उन्होंने आपसे वो भी खरीदने। अभी उसका कतर एयरलाइन का वो कह रहे थे, मेरा ख्याल है शायद उन्होंने वहां यूरोप की बजाय आपके एयरलाइन को उन्होंने वो लेने, जहाज भी बनवाने आपसे, सब कुछ तोहफे तहफ भी दे रहे हैं आपको। बाश यूज कर लिया आपने, अपने बेसिस बना लिए इतने, बेसिस हो गए, तलवारों के डांस शांस भी हो रहे हैं, सब कुछ खाने पीने प्रोटोकॉल भी हो रहे हैं। और पता चला जी हमें बताया गया जी जहाज जा रहे हैं, हमने कहा कतर को बताओ। कतर क्या करता भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कहते अबॉर्ट करें, नहीं करना हमला आपने, ये आपकी दोस्ती थी, तल्लुक था जो आप मतलब मिडिल ईस्ट में रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल। और एक डिफिकल्ट पोजीशन में जरूर इस वक्त ट्रम्प जो है वो नजर आ रहे हैं कि अपना जो एलाय है इजराइल, उसको कैसे मना करें, या फिर जो कतर है जिनके साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं उनका कैसे साथ दे। तो ही इज इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन राइट नाउ। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम खबरें हैं वो शामिल करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपको कमेटी इजलासों से जो है वो हम आगाह करते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं कि वहाँ पे किस किस किस्म की जो है वो इश्यूज़ को रेज़ किया जाता है और क्या डिस्कशंस जो है वो वहाँ पे कमेटी मेंबरान करते हैं। सेनेट कॉमर्स कमेटी का जो है वो इजलास हुआ और क्लासर साहब आप वहाँ पे मौजूद थे। क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई? एक दफ़ा फिर मैं कहूँगी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त उनके बुरे दिन चल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी ने बड़े मजे किए इस मुल्क में। कोई बुरे उनको पता है ना, उसमें लास्ट टाइम भी कहा था, उन्हें लगता है 1-2 घंटे के लिए आते हैं, तो ग्रिलिंग होती है, सुन लेते हैं, जी मैडम, जी मैम, जी सर, आप जैसे कहते हैं कर लेते हैं चीजें। मेरे साथ इमरान मकराना साहब भी होते हैं, बड़ी अच्छी, हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, रिपोर्टिंग का करते रहते हैं। मसला आज वहाँ पे एक बादीनी जो वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग आपका एरिया जो उसका अफगानिस्तान के साथ जो लगनी थी, 1 महीना पहले ये गए थे वहाँ, सेनेटर्स गए थे सारे, ये कमेटी गए थी, क्वेटा बलोचिस्तान गए थे। इन्हें कहा गया था 1 महीने में हम चीजें ठीक कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब रिस्टोर कर देंगे, बहाल हो जाएगी अफगानिस्तान के साथ आपके जो ट्रेड वगैरह जो है। तो आज पता चले आज एक और साहब आए हुए थे, स्पेशल सेक्रेटरी थे, आज वो सेक्रेटरी साहब आए नहीं है, कोई और साहब आए हुए थे। तो उसमें सलीम उन्होंने कहा जनाब के तो पूछा कि अभी क्या बना, क्या प्रोग्रेस है? उन्होंने कहा नहीं जनाब हमें पूछना पड़ेगा, कस्टम से पूछना पड़ेगा, हमें वजारत दाखिले से पूछना पड़ेगा, हमें वहाँ बलोचिस्तान हुकूमत से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा लास्ट टाइम तो आपने हमें कहा था सारे मसले हल हो गए, नए सिरे से सब कुछ, नए सिरे से। अब ये ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है जिस पे आज सलीम मांडवीवाला साहब ने खासी उनकी अच्छी खासी धुलाई की है। वहाँ के भाई साहब मुझे ये बताएं मतलब कहाँ पे जाए, हम क्या काम करें। और ये बात उन्होंने भी की, उन्होंने अनुषा रहमान साहब, शी इज ए पावरफुल वुमन एंड वेरी इंटेलिजेंट है। मत से एक वहद खातून मैंने देखी है वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन जो किसी को इधर उधर चुस्कने, हमारे साइड पे चुस्कना हिलने भी नहीं देती कि इतने नॉलेज की बेस पे उसी की बुनियाद पूरी कमेटी को 1 मैन आर्मी जैसे होता है ना, 1 वुमन आर्मी उस तरह चलाती है। उन्होंने भी उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की सुनी, तो ये बात उन्होंने की मांडवीवाला साहब ने, उन्होंने उस अनुषा साहबा ने को भाई साहब आपने 1 महीना पहले हमें कहा चीजें ठीक हो गई हैं,
वहां से शुरू करें, दोबारा नए सिरे से उनको बुलाएं, उनको कहें। और आप कह रहे हैं कि दूसरी साइड से काम हो गया था, फिर ये पता चला कि वो जो आपके वो जो अफगानिस्तान साइड है, कोई आपके 40 किलोमीटर के आपने रोड बनाना है, वहां पे जो उन्होंने भी बनाना था, तो उस पर अनुषा साहब ने कहा कि आप एक काम करें, अफगानिस्तान में हम और भी बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, उनकी साइड की सड़क भी आप बना दें, ताकि वो बेचारे कहाँ से पैसे आएंगे, क्या करेंगे। वहां पे उधर बलूचिस्तान से जो क्वेटा चैम्बर के वो जो सरबराह बैठे थे, उनके चेयरमैन, उन्होंने कहा मैडम, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हुई है, उनकी साइड पे सारा काम मुकम्मल है, गेट भी लग गए, सड़कें भी बन गई, इस साइड पे नहीं हो रहा, जिनको हम तालिबान कहते हैं कि जनाब वो कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी साइड पे तिजारत के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। और ये जो बड़े बाबूज बैठे हैं हमारी तरह टाई कोट पहन के, तो बड़े बड़े स्कूलों कॉलेज से पढ़े हुए, PhD की, दुनिया भर में फिरे हुए, ग्रेड 22वें के, और ये तनख्वाहों का आपको ये पता ही है, मैं उसमें भी उसको टच करूंगा। वो कहते हैं जी कि वज़ारत दाखिला से पूछे, इधर की बाल उधर, उधर की बाल उधर, जिस पे वो पढ़ गई अनुषा साहब ने कहा। और उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहां पे हम शर्म मारे, मतलब किस तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया, किस तरह की पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी है। कुछ समझते हैं, क्लरिकल लेवल के लोग हैं जो प्रमोट होके 22वां ग्रेड मिल गया, जो जवाब नहीं दे सकते, जो प्रॉपर बात नहीं कर सकते। आज मसलन अभी तक तनख्वाहों का मसला चल रहा है, उस पे क्विकली टच करें। अनुषा रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा हमने तनख्वाहें बढ़ा ली कुछ 4-5 साल बाद, तो पूरे मीडिया ने, पूरे मुल्क ने रोला डाल दिया, 4-5 लाख, मतलब आपकी 2 लाख 6-7 हो गई। आप लोगों ने 48 या 40 करोड़ रुपए, और अपने 1.5 2 सालों से आपने वो पैसे ले लिए, क्योंकि पावर मिल गई आपको। आपका जो दिल चाहे, मतलब यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इन्होंने 38 करोड़ रुपए के अपना पैकेज बढ़ा के पिछले 1.5 सालों की तनख्वाहें ले रही हैं, जो आज वो बता रहे थे। अच्छा जनाबे अली, एक और वहां पे कारपोरेशन है आपकी इस कॉमर्स मिनिस्ट्री की, उन साहब ने 34 करोड़ रुपया 3 सालों में ले लिया, बोनस ले लिया। अन्नी मची हुई है भाई इस मुल्क में। कोई आपको अगर बैंक ऑफ अमेरिका ने कोई डॉलर लगाने का, ये प्रिंट करने का ठेका आपको दिया हुआ है, इतना पैसा दूसरी तरफ वो बैंकों पे आपने कर्जे लिए हुए हैं, मुल्क चल रहा है, और उसके सुन ले 8,000 अरब का सूद देना है आपने, और यहां लगती अन्नी मच्छियों कहती कानून हमें इजाजत देते, तो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, वो कि कानून तनख्वाह बढ़ाने की इजाजत देता है या तबाही लाने की इजाजत देता है, कि मतलब 38 करोड़ रुपया 4 बंदों ने SCC के लोगों ने बांट लिया। इसके बाद एक और साहब का वो बता रहे थे कारपोरेशन का, जिसपे वो फिर उन्होंने इशू मांगा है, उसने 34-35 करोड़ रुपया 3 सालों में उसने ले लिया। जिस मुल्क में बाल जकड़ा हो डेट में, मतलब 8,000 अरब आपने बैंकों का सूद देना है, असल को भूल जाए, ट्रिलियंस हैं, वो क्रॉस रेड लाइन भी आप क्रॉस कर चुके, जितना कर्जा हो सकता है। इतनी बेरहमी के साथ जितनी हमारी ब्यूरोक्रेसी वसाइल को लूट रही है इन द नेम ऑफ कानून। और जो बात उन्होंने की थी, लास्ट में कमेंट करूंगा, उन्होंने फरूक नायक साहब ने, फैसल साहब जवारी ने, कि अगर हुकूमत ने आप पे भरोसा कर भी लिया था, जो कि नहीं करना चाहिए था, किसी बंदे को कहने अपनी तनख्वाह तो खुद बढ़ा ले, यार ये कैसा कानून है भाई, आपको पावर तो आप चले थोड़ी मॉडेस्टी दिखा देते, हम्बल हो जाते कि यार अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी, अपनी तनख्वाह में खुद रख सकता हूँ, ये फखर होता है। आपने दिल खोल के और पिछले 1.5 साल की तनख्वाहें ले ली आपने। अच्छा, ये नहीं किया कि आज से बढ़ा दें, आज अक्टूबर है ना, आज से बढ़ा देते हैं, नो, 1.5 साल से उन्होंने ली है तनख्वाहें बढ़ी, और 1.5 यार इस मुल्क में आपने ऐसे काम सुने होंगे? सुने तो, हाँ, आप ही से सुने। मैंने नहीं सुने थे इससे पहले, आपने चले मुझसे सुन लिए। आप ही लेके आते हैं ये खबरें। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी।